हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। हम देख रहे थे हमारा चैप्टर 10। इसमें अभी हम कवर करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर 10 विपणन मार्केटिंग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस में, विपणन अवधारणा क्या है। ठीक है, हमको इसका कॉन्सेप्ट बताना है और ये माल और सेवाओं के प्रभावी विपणन में कैसे मदद करता है। तो गुड्स और सर्विसेज में ये क्या इफेक्टिव है, इसका इफेक्टिवनेस बताना है। तो विपणन की हमने अवधारणा बहुत रूपों में देखी है। तो सबसे पहले हमने इसमें विपणन की जो क्षेत्र में अनेक अवधारणाओं में प्रादुर्भाव हुआ है, इसमें क्रमगत रूप में किस प्रकार से स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले हम इसकी जो विपणन की अवधारणा देखेंगे, उत्पादन प्रोडक्शन के रूप में देखेंगे। तो विपणन की यह प्रारंभिक एवं प्राचीनतम अवधारणा, ये सबसे ओल्डेस्ट जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, ये अवधारणा उस समय प्रचलित थी जब माल का उत्पादन बहुत सीमित होता था। ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है कि जब हम क्या करते थे, किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए उसका प्रोडक्शन करते थे। तो ये बहुत पुरानी पद्धति से है। बाजार में वस्तुएं मांग की तुलना में बहुत कम उपलब्ध होती थी। अब पहले क्या इतना प्रोडक्शन लेवल होता नहीं था, तो बहुत कम क्वालिटी और क्वांटिटी में चीजों को बनाया जाता था। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में माल का विक्रय करना कोई सामान्य समस्या नहीं थी। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तब उन दिनों में माल बनाना इतनी कोई समस्या नहीं थी, बेचना। जो भी व्यक्ति यदि वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वो बिक जाती थी। इसीलिए व्यावसायिक क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन हुआ था तो जो भी चीजें बनती थी वो आसानी से बिक जाया करती थी, तो इतनी कोई डिफिकल्टीज नहीं थी। यह विश्वास किया जाता था कि बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर अधिकतम लाभ कमाया जा सकता। तो आप अधिक क्वांटिटी में गुड्स बना के उसको आप बेच सकते हो और उससे लाभ कमा सकते हो। यह भी धारणा थी कि ग्राहक उन वस्तुओं को ही खरीदेंगे जिनका उनकी सामर्थ्य के अनुसार होगा। ठीक है, जो भी उनकी कैपेसिटी होगी, जो भी जितना बजट होगा उनका या कैपेसिटी होगी। तो पहले यही अवधारणा थी कि प्रोडक्शन करिए ज्यादा मात्रा में, तो उससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाइए और जो कस्टमर है वो अपनी प्रोडक्शन या कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको खरीदेगा। इस प्रकार से किसी व्यावसायिक इकाई की सफलता की कुंजी उत्पाद की उपलब्धता सामर्थ्य में होती थी। तो जो कोई भी जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या प्रॉफिट की इकाई देख रहे हैं, लाभ कमाने की इकाई, उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा बनाओ, उसको बेचो, उससे लाभ कमाओ और वो बिक जाएगा। इस पद्धति पे ये अवधारणा थी। अब सेकंड है उत्पाद की। अभी हमने उत्पादन देखा, ये थी प्रोडक्शन। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की हम अवधारणा या कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो उत्पाद अवधारणा की यह मान्यता था कि बिक्री में वृद्धि के लिए उत्पाद की उपलब्धता तथा कम मूल्य की पर्याप्त नहीं होते। ठीक है, अब जब हमने उत्पाद को देखा तो हमने ये मान्यता बताई कि बिक्री में वृद्धि की मतलब आपको सेल्स में अपनी वृद्धि बेचना अधिक मात्रा में है, तो उसके लिए उपलब्धता मतलब उसके लिए प्रोडक्टिविटी ही अब काफी नहीं है और ना ही इन कारणों से व्यावसायिक इकाई का अस्तित्व बना रहता है तथा उसका विकास सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, अब हमने प्रोडक्शन से ही उसकी विकास या उसकी अस्तित्व नहीं होगा, इस अवधारणा में हमने माना। तो हमें क्या उत्पाद के ऊपर भी हम ध्यान देने लगे। ठीक है, तो नहीं हो सकती। जैसे जैसे वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होती है, ग्राहक उन वस्तुओं की मांग करने लगते हैं जो गुणवत्ता, आवश्यकता, पूर्ति लक्षण की दृष्टि से श्रेष्ठ हो। अब सिर्फ उत्पादन ही काफी नहीं था। उत्पाद की अवधारणा में हमने देखा कि हमें उत्पाद की गुणवत्ता को भी बनाए रखना है और उसकी आवश्यकता पूर्ति भी लक्षण की दृष्टिकोण से, मतलब कस्टमर को वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चले और अगर जब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई तो फिर से वो उत्पाद खरीदने जो ग्राहक है हमारे पास आए। तो अब सिर्फ उत्पादन की अवधारणा नहीं, उत्पाद की अवधारणा भी नेसेसरी थी, जरूरी थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फिर है बिक्री की अवधारणा। अब हमने क्या देखा, प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्शन देखा, प्रोडक्ट देखा, अब सेल्स देख रहे हैं। तो उत्पाद अवधारणा के पश्चात विक्रय अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब डेवलपमेंट हुआ किसका, बेचने की पद्धति की। अभी हमने सिर्फ एक प्रोडक्शन की ज्यादा से ज्यादा बनाओ, बेचो। प्रोडक्ट में हमने उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता पे ध्यान दिया कि अच्छी होनी चाहिए, जिसमें खत्म होने के बाद ग्राहक हमारे पास फिर से आ सके। अब हम क्या है, बिक्री की उत्पादकता देख रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यवसाय अब और बड़े पैमाने पे होने लगा। ठीक है, जो व्यवसाय का पैमाना था छोटे से बड़े रूप में जाने लगा, जिससे पूर्ति में वृद्धि हो गई, जिससे विक्रेताकर्ताओं के बीच प्रतियोगिता भी बढ़ गई। अब क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन होने लगा, तो कई मात्रा में प्रोडक्ट आने लगे, तो अब बिक्री भी बहुत सारे बिक्रीकर्ता हो गए थे, सेल्समैन हो गए थे, तो उनके बीच में कंपटीशन की भावना भी आ गई। फलतः
वस्तुओं का क्रय करने के लिए ग्राहकों को आकर्षित करना, उन पर जोर देना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो अब इसका क्या रिजल्ट निकला कि इतने सारे बिक्रीकर्ता हो गए और उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो गया, तो ग्राहकों को आकर्षित करना ही उनका ये हो गया कि ग्राहकों पे हम कैसे अपने प्रोडक्ट को आकर्षित करें और वो हमसे आके हमारा प्रोडक्ट खरीदें। अब ये धारणा बन गई कि ग्राहक तब तक वस्तु का क्रय नहीं करेगा या फिर पर्याप्त मात्रा में क्रय नहीं करेगा जब तक कि इसके लिए भली भांति प्रभावित एवं अभिप्रावित नहीं किया, जब तक हम कस्टमर को मोटिवेट या आकर्षित नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट से, क्योंकि एक ही चीज कई सारे कॉम्पिटिटर्स या सेलर्स बेच रहे हैं, तो ग्राहक किसके पास जाके वो चीज खरीदे, तो अब उसको आकर्षित करने की जरूरत पड़ी। तो इस कॉन्सेप्ट में जब तक वो ग्राहक नहीं खरीदेगा तब तक हम पर्याप्त मात्रा में क्रय नहीं करें, तब तक इसके लिए भली भांति जब हम उसको मोटिवेट या प्रभावित ना कर लें, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें या कैसे अलग है वो प्रोडक्ट दूसरे सेलर से, वो ना बता दें। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने बिक्री की अवधारणा देखी। अब है विपणन की अवधारणा। विपणन की अवधारणा मतलब मार्केटिंग आ गई। अब समय जैसे जैसे बदला तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। तो विपणन अवधारणा की ये मान्यता है कि बाजार में किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि है। अब मार्केटिंग में ये कॉन्सेप्ट निकला कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द बेसिक लेवल। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो क्या होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें यह माना जाता है कि लंबी अवधि में कोई भी संगठन यदि अपनी अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो उस अपने वर्तमान तथा संभावित क्रेताओं की आवश्यकताओं को पहचान कर उनकी प्रभावी रूप से संतुष्टि करनी होगी। किसी भी संगठन को लंबे समय तक मार्केट में टिकना है तो उसको अपने प्रोडक्ट या क्रेताओं की, कैसे क्रेता हैं, खरीदने वाले कौन है, उनकी पहचान करके वो कैसी मांग कर रहे हैं, कैसे उनको किस तरह का प्रोडक्ट नीडेड है, उनकी पहचान करके उस प्रोडक्ट से उसकी संतुष्टि करनी होगी। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक संगठन में सभी निर्णयों को केंद्र बिंदु ग्राहक की संतुष्टि होती है। ठीक है, जो मार्केटिंग का नया कॉन्सेप्ट आया उसमें उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, या हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, तो क्रेताएं हम किस किस श्रेणी के क्रेता हैं और वो हमसे कितने सेटिस्फाइड रहेंगे उसको हमने केंद्र बिंदु माना। व्यावसायिक संस्था द्वारा किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा इस बात पर निर्भर करेगी ग्राहक क्या चाहते, ग्राहक मांग कैसी उठ रही है ग्राहक की, उस हिसाब से डिमांड और सप्लाई के, मतलब जैसी मांग उठी डिमांड उठी उसी तरह से हम सप्लाई करेंगे, उसी तरह से हम प्रोडक्शन करेंगे, उत्पाद बनाएंगे और उत्पादन करेंगे। तो ये थी चार उत्पादकता की, फिर उत्पाद की, बिक्री की और विपणन की अवधारणा। ठीक है, विपणन की सामाजिक अवधारणा भी यही कहती है कि लंबे समय तक टिकना है तो हमें अपने क्रेताओं या जो कंज्यूमर्स हैं उनका ख्याल में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विपणन वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रभावी विपणन में सहायक है। अब ये कैसे सहायक है, इसका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये देखते हैं हम। व्यवसायिक संगठन चाहे लाभ अर्जन करने वाला हो अथवा गैर लाभ वाला, मतलब प्रॉफिट वाला हो या नॉन प्रॉफिट, वो कई सारे एनजीओ होते हैं जो नॉन फॉर प्रॉफिट पे चलते हैं, तो विपणन की इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो मार्केटिंग की होती है, मार्केटिंग वो एक्टिविटी है जहां पे हम उत्पादन स्थल से कोई भी माल सेवाएं ग्राहक तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके बीच की जितनी भी एक्टिविटीज है वो विपणन में इंक्लूड होती है। तो विपणन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो भी कंज्यूमर है उनके लिए मार्केटिंग की एक्टिविटी बहुत आवश्यक है। ये उन वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जहां से मांग उठी थी, डिमांड उठी थी, हमने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके कस्टमर तक पहुंचाया और उसकी संतुष्टि को देखा। ठीक है, इससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती। अब वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स अगर हम अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड या जीवन का जो स्तर है वो एक ऊंचे स्तर पे जाएगा। व्यावसायिक संगठन की सहायताओं से संगठन की क्रियाएं ग्राहकों की आवश्यकता को केंद्रित रहती हैं। ठीक है, तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि उनका क्या है कि फोकस कस्टमर है कि उसकी क्या आवश्यकता उस अनुसार वो प्रोडक्ट बनाएगा। उदाहरण के लिए कोई भी व्यावसायिक संगठन किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री करे, यह ग्राहकों की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना रहा है कोई भी संगठन, किसी भी तरह की सेवाएं या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं। जैसे ट्रेंड बदलते रहते हैं, फैशन बदलता रहता है, तो क्या फैशन नया मार्केट में, क्या कस्टमर का टेस्ट और डिमांड है, उसके अनुरूप ही ये स्ट्रेटेजी बनाएगा। इसीलिए इसका निर्णय लेने के लिए किसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा
अथवा बिक्री की जाए, ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करना होगा। तो हमें कस्टमर, पहले तो कैटेगरी ऑफ कस्टमर की किस किस तरह की मांग उठी है, किस किस कस्टमर से आई है, क्या चल रहा है नया ट्रेंडिंग, अनुसंधान करना, आपको रिसर्च करना है, उस अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है और जो कंज्यूमर की आवश्यकता उसको पूरी करना, क्योंकि उससे उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा। तो इस तरह एक विपणन वस्तु और सेवाओं को प्रभावी विपणन में सहायक होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विपणन मिश्र क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके मुख्य तत्व क्या है, इसके क्या फैक्टर्स हैं, व्याख्या करें और विपणन के 4 महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन करें। 4 जो उसके फैक्टर्स हैं वो उसके बारे में हमें बताना। तो सबसे पहले हम विपणन मिश्र पढ़ लेते हैं, मार्केटिंग मिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो विपणन मिश्र क्या है? व्यवसायिक क्षेत्र में विपणन विभिन्न विपणन क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए बनाई गई नीतियों के योग को विपणन मिश्र कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी हम जो एक्टिविटीज हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज है, विपणन एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको सक्सेसफुल करने के लिए जो भी हम नीतियां, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसी को हम विपणन मिश्रण के रूप में देख रहे हैं। दूसरे शब्दों में विपणन उत्पाद को तैयार करने के लिए फर्म जिन तत्वों का चयन करती है उसे विपणन मिश्र कहते हैं। विपणन मिश्र मतलब जितने भी स्थान हो गया, प्लेस, प्राइस, ऑर्डर, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जितनी भी इंक्लूड हो रही है कि फर्म की जो डिसीजन है कि उत्पाद की तैयार की कोई भी काम करने के लिए, उत्पाद तैयार करने के लिए जितनी भी तत्वों का हम तैयार कर रहे हैं, स्थान हो गया, प्लेस हो गया, मार्केटिंग हो गया, जितनी भी चीजों का हम चयन कर रहे हैं उसी को हम विपणन मिश्र के रूप में जानेंगे। तो इस प्रकार विपणन मिश्र विपणन माध्यमों का समूह है। ठीक है, क्या है? एक तरह का समूह है, कम्युनिटी है, संस्था लक्षित बाजार में विपणन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करी जाती है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लक्षित मतलब जो टारगेट मार्केट्स उसको पूरा करने के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाता है। तो फिलिप कोटलर के अनुसार, अब ये एक जो भी है, फिलिप कोटलर एक तरह के नॉवलिस्ट हैं या ऑथर, उन्होंने बताया एक फर्म का लक्ष्य विपणन करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था ढूंढना। व्यवस्था किस रूप में ढूंढना है कि कहाँ स्थान होगा, कहाँ प्राइस, प्लेसिंग, स्थान, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, तो विपणन मिश्र कहलाती है। तो अब इसके तत्व देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका हम जो तत्वों का चयन कर रहे हैं उसको हम विपणन मिश्र कह रहे हैं। अब इसके तत्वों की ओर हम चलते हैं। सबसे पहला है उत्पाद। इसमें हम क्या बनाते हैं? उत्पादों का ही विश्लेषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले उत्पाद, तो उत्पाद का अर्थ है वस्तु, सेवाएं अथवा कोई पदार्थ जिसका मूल्य है, जिसे बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तावित किया जाता है। प्रोडक्ट क्या है? कोई भी गुड, सर्विस, माल, सेवाएं जो हम बाजार में प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए टाटा कई उत्पाद प्रस्तावित करता है, जैसे टाटा स्टील। अब टाटा के बहुत सारे वेंचर्स हैं, कई सारे बिजनेस वेंचर्स है, उसमें वो टाटा स्टील भी है, ट्रक भी है, नमक अथवा टाटा नमक भी आता है, अन्य उत्पाद, मतलब एक ही कंपनी कई सारे उत्पाद प्रस्तावित कर रही है बाजार में। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कई उत्पाद बेच रही है। ठीक है, जो एलजी है, लाइट्स गुड करके कंपनी है, वो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेच रही है, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि। वस्तुतः उत्पाद से अभिप्राय ऊपर वर्णित उत्पादों से नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर उनको प्रदान करने के लिए कुछ लाभों से है। जैसे टूथपेस्ट दांतों को चमकाता है। हम कितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रहे हैं, लेकिन हमारा बेसिक जो उत्पाद को देना है वो है कस्टमर, उसके ध्यान में रख के हम बना रहे हैं। और जैसे अगर एक टूथपेस्ट का क्या काम है, दांतों को शाइन करवाना, तो उसके उपभोग में कैसे आएगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हमें देखना, उस हिसाब से हम उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद में ग्राहकों को बिक्री के बाद भी सेवाएं, शिकायतों को दूर करना, अतिरिक्त मशीनी पूंजी को उपलब्ध कराना आदि की सुविधाएं सम्मिलित हैं। तो अब उत्पाद में और क्या है कि बिक्री की बात की, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें वो उपभोक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी हमने बनाया हुआ है, तो उस अनुरूप हम सुविधाएं सम्मिलित करते हैं। ये सभी बहुत महत्व रखती हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमने किस उत्पाद क्यों बनाया, जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया, उसको ध्यान केंद्रित में रखते हुए बनाया। तो विशेषता उपभोक्ता स्थायी उपभोक्ताओं के विपणन में, जैसे ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर आदि के विपणन में। तो ये जो उत्पाद की सारी क्रिया है वो हमारा केंद्र बिंदु कौन है? कस्टमर ही है, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे हैं। उत्पाद आप कितने भी बनाइए, उसके उपयोग के और सेटिस्फैक्टरी होने चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है मूल्य। सबसे पहले इसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट। दूसरा होता है इसमें प्राइसिंग। मूल्य को बोलते हैं हम प्राइसिंग। उसका मूल्य क्या होगा?
मूल्य वह राशि है जिसे ग्राहक उत्पाद को प्राप्त करने के लिए भुगतान करना चाहता है। ठीक है, वो ग्राहक क्या करेगा, ग्राहक एक राशि देगा, उसके बदले में क्या लेगा, उत्पाद, और वो क्या कमाएगा, जो बेचने वाला है वो लाभ कमाएगा किसी तरीके का। अधिकांश उत्पादों की मांग की मात्रा को उसका मूल्य ही प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो उत्पाद है उसके मूल्य को ही, मूल्य के हिसाब से ही किस क्वांटिटी में क्या है, उसी आधार पे उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। विपणनकर्ताओं को न केवल मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों के संबंध में निर्णय लेना होता है, वरन मूल्य निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कर संस्था के उत्पादों का मूल्य भी निर्धारण करना होता है। तो जो विपणन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको सिर्फ ये प्राइस फिक्सेशन ही नहीं करना रहता है, जबकि सब सारे डिटेल्स का निर्धारण करना। तो प्राइस फिक्सेशन तत्व क्या क्या होंगे, किस क्या क्वांटिटी, हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन अलग है, तो उस हिसाब से उसको विश्लेषण करके उत्पादों को भी निर्धारण करना होता है। उन्हें ग्राहकों तथा व्यापारियों को दी जाने वाली छूट एवं उधार माल देने की शर्तों का फैसला भी लेना होता है। ठीक है, कि वो क्या डिस्काउंट रखेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या उनको बेचने की क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये सारी इसमें इंक्लूड होती है, जिससे कि ग्राहक यह समझ सके कि उत्पाद की कीमत उसकी उपयोगिता के अनुसार, जो जिस तरीके का प्रोडक्ट है, जितनी क्वांटिटी में है, जितनी उसकी उपयोगिता, उसके हिसाब से उसका प्राइस फिक्सेशन। तो सिर्फ प्राइस फिक्सेशन एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं होता, विश्लेषण करके डिस्काउंट, उसका आधार, ये सारी चीजें भी इसमें हमें देखना होता। तो पहला था प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइसिंग। चलिए चलते हैं थर्ड स्लाइड पे। स्थान, 3 P होते हैं इसमें, और ये है 4 P होते हैं। अगर हम विपणन मिश्रण की बात करें तो उसमें 4 P होते हैं। अब तीसरा है इसमें स्थान। स्थान मतलब वो प्लेस है जहां पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो स्थान अर्थात वस्तुओं का वितरण में निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के फर्म के उत्पादों के उपलब्ध कराने की क्रियाएं सम्मिलित है। वो स्थान, वो जगह है जहां पे आप कंज्यूमर को क्या है, उत्पाद उपलब्ध करवा रहे हो, दैट इज मार्केट। कोई भी प्लेस अगर हम देखें कि जहां पे उपभोक्ता आते हैं खरीदने के लिए, तो वो क्या होता है, आपका मार्केट प्लेस होता है। तो इस संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वह है उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए वितरण अथवा मध्यस्थ का चयन। ठीक है, अब एक मीडिएटर भी होता है कि क्योंकि हमारा क्या है, जो जहां पे उत्पादन हो रहा है वो स्थान अलग है, फिर जहां से वो माल जा रहा है पैक होके, भंडारण स्थान अलग है, और जहां कस्टमर खरीदेगा वो प्रोडक्ट, वो स्थान अलग है। तो उसके लिए हमें एक मीडिएटर का चयन करना होता है कि पैकेजिंग होके जाएगी, पैकेजिंग हुई, फिर हमको उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो एक मीडिएटर के थ्रू जाता है। तो मध्यस्थ को छूट, प्रवर्तन अभियान आदि के द्वारा समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए एक मध्यस्थ चाहिए, मीडिएटर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए कि वो उस स्थान तक माल या सेवाओं को पहुंचा सके। फिर चौथा है हमारा प्रवर्तन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन। ठीक है, प्रवर्तन मिक्स या प्रमोशन मिक्स। तो विपणन मिश्र का एक प्रमुख तत्व प्रवर्तन भी है। ठीक है, तो प्रवर्तन क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवर्तन में जो क्रियाएं सम्मिलित हैं वे उत्पादन की उपलब्धता, प्रवर्तन मतलब आप उसको किस तरीके से रंग रूप दे रहे हो, गुण उसके क्या है आदि को लक्षित उपभोक्ताओं के समक्ष रखना तथा उसके क्रय के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब आप प्रमोशन की जितनी भी एक्टिविटीज, 4P में ये चौथा P है जो हम इंक्लूड करेंगे, जिसमें आप उसमें रंग रूप, गुण, उसकी आप डिस्क्रिप्शन देके या कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहे हो वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके, तो ये चीज इसमें आएगी। अधिकांश विपणन संगठन बिक्री बढ़ाने के लिए कई प्रवर्तन क्रियाएं करते हैं। उसका एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि आप अगर ब्रांड का या प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो तभी वो एक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, तभी आपसे कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा वो चीज खरीदने के लिए। और इस पर काफी बड़ी राशि खर्च करते हैं। कैसे कर सकते हो प्रमोशन, सोशल मीडिया हो गया आपका, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, होर्डिंग्स में ऐड दे दो, तो ये कस्टमर जो है अपने आप अट्रैक्ट होगा आपसे। वो होर्डिंग में उसने ऐड देखा तो हो सकता है वो अट्रैक्ट हो जाए आपसे लैपटॉप या कोई भी नई टेक्नोलॉजी, मोबाइल आया, वो चीज लेने के लिए। आप कैसे कर रहे हो उसका एडवर्टाइजमेंट, वो डिफर करता है, उसका रंग रूप आदि को लक्षित उपभोक्ता तक पहुंचाने के बाद। प्रवर्तन की कई माध्यम जैसे विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय। अब कैसे आप एडवर्टाइज, विज्ञापन आपने ऐड दे दिया, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया में दे दिया। व्यक्तिगत विक्रय मतलब पर्सनल सेल्स, कोई व्यक्ति सेल्समैन बना दिया शोरूम में, या डोर टू डोर मार्केटिंग भी होती है आजकल की, जाके वो बेच रहे हैं लोगों तो को बता रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। एवं विक्रय संवर्धन, प्रमोशन संवर्धन की विधियां, मूल्य में कटौती, मुफ्त मुनाफे, आप उनको सैंपल दे रहे हो या डिस्काउंट दे रहे हो, या आप बोलो कि आप ये चीज यूज करके रखो, आपको फायदा हो तो आप हमसे ये प्रोडक्ट खरीदना। तो ये सारी जो विधियां हैं 4P हैं जो विपणन मिश्रण के तहत आती हैं। तो ये हमने देख ली, स्थान, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस और प्रमोशन के रूप में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसी उत्पाद या सेवा की कीमत के निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है, प्राइस फिक्सेशन में क्या फैक्टर्स होते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। किसी वस्तु अथवा सेवा की कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है वस्तु की लागत, कॉस्ट। जो एक वस्तु बनाने में आपको जो एक लागत या कॉस्ट लगी वो क्या है। वस्तु की लागत में वस्तु के उत्पादन, वितरण एवं विक्रय की लागत। क्या क्या आएगा, प्रोडक्शन की लागत, जो आप इसमें प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो, और जो बेच रहे हो उसकी लागत, इसमें इसकी कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट सम्मिलित होती है। यह वस्तु अथवा सेवा की कीमत के निर्धारण को प्रभावित करने का प्रमुख तत्व है। ठीक है, तो जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसको हम निर्धारित करने का प्रमुख तत्व है कि उसकी कॉस्ट निकालो, उसको बनाने में कितना खर्चा आया। लागत वह न्यूनतम या आधार मूल्य होती है जिस पर वस्तु को बेचा जा सकता है। अब लागत मतलब हमने सारे खर्चे निकाल के, जिसपे वो प्रोडक्ट बना, सारे खर्चे निकाल के उसको बेचा, उससे प्रॉफिट के अलावा उसके खर्चे भी हमें निकालने हैं, तो वो क्या है, सारी न्यूनतम के आधार पर होती है। सामान्यतः सभी विपणन इकाइयां अपने उत्पाद की पूरी लागत को आवश्यक वसूल करना चाहती है। ठीक है, जितना भी उसमें खर्चा लगा है, कोई भी यूनिट या इकाई होगी वो उससे पूरा वसूलना चाहेगी, उसके अलावा वो अपना प्रॉफिट भी निकालेगी। अल्प समय में नहीं होता तो लंबे समय में, इसके साथ ही कुछ लाभ भी कमाना चाहते हैं। ठीक है, वो कॉस्ट के अलावा क्या, उससे उनको प्राइस, उसका प्रॉफिट भी निकालना है। जो वस्तु बनाने में खर्चा आया, उसको जो बेचने पे प्रॉफिट आया, वो दोनों चीज की जो लागत है वो लागत और प्रॉफिट दोनों ही सम्मिलित होता है इसमें, जब हम वस्तु की लागत निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उपयोगिता, यूजेस, उपयोगिता एवं यूजेस और डिमांड। तो क्रेता जो मूल्य देना चाहता है उसका निचला स्तर उत्पादन की लागत पर निर्भर करता है। ठीक है, जो भी सामने से जो चीजें खरीद रहा है, जो भी मूल्य वो उसका चुकाना चाहता है, तो वो उत्पादन की लागत पे कितना खर्चा हुआ है। जबकि उत्पाद की उपयोगिता एवं मांग की तीव्रता उत्पाद की लागत के ऊपर के स्तर का निर्धारण करती है कि कोई भी प्रोडक्ट कितने लंबे समय के लिए चलेगा। जैसे एक रबर होता है, पेंसिल या रबर, उसका शॉर्ट यूज है, वहीं पेन का या मार्कर का लंबा यूज होता है, या वो क्या है, लंबे समय तक। पेंसिल या रबर बहुत शॉर्ट यूज के लिए होती है, तो उसकी उपयोगिता कम है। वहीं अगर आप एक रबर की चप्पल खरीदेंगे तो उसकी उपयोगिता ज्यादा होगी, तो वो उसकी यूजेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्रेता अधिक से अधिक उतना भुगतान करने को तैयार होगा जितनी की कम से कम मूल्य के बदले में प्राप्त उत्पाद की उसके लिए उपयोगिता होगी। ठीक है, क्रेता कम से कम, अधिक से अधिक मतलब क्रेता अधिक से अधिक उतना भुगतान करने को तैयार होगा, वो उतना पेमेंट करने को तैयार है जितना कम से कम मूल्य के बदले में उसकी, मतलब वो क्रेता क्या चाहता है कि मैं अधिक से अधिक लेके, मतलब ज्यादा उसकी उपयोगिता हो, जो भी प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ उसकी लॉन्गेविटी या उसका ड्यूरेशन लंबा हो, वो लंबे समय तक चले, तो मैं अधिक से अधिक पैसे दूंगा। ठीक है, उधर विक्रेता उत्पाद की लागत की वसूली करना चाहेगा, और जो उसमें विक्रेता है वो क्या, क्रेता चाहेगा उसका यूजेस ज्यादा हो, विक्रेता चाहेगा कि जो वस्तु को बनाने में जो भी कॉस्ट खर्च हुई हो उसको मैं कवर कर लूं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे। बाजार में प्रतियोगिता की सीमा। ठीक है, हमारे कई सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, तो यदि बाजार में प्रतियोगिता कम है तो वस्तु का सेवा का मूल्य उच्च होगा। ठीक है, अगर हमें कॉम्पिटिटर्स कम है तो क्या है, उच्च होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा वो हाई प्राइसेस में जाएगा। यदि प्रतियोगिता अधिक है तो मूल्य कम होगा। अब प्रतियोगिता एक ही तरह के कॉटन के कपड़े एक ही समर सीजन में कई सारे विक्रेता बेच रहे हैं, तो उसका क्या होगा, प्राइस कम होगा कि यहाँ नहीं तो मुझे 50 रुपए कम या 100 रुपए कम में दूसरे प्लेस पे उपलब्ध हो जाएगा। तो क्रेता का ये सोचना होता है। अतः किसी उत्पाद का मूल्य तय करने से पहले प्रतियोगिता के मूल्य एवं उसकी संभावित प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम किसी भी जब प्राइस फिक्सेशन कर रहे हैं तो हमें कॉम्पिटिटर्स को भी मार्केट में देखना है अपनी। मूल्य निर्धारण में पहले प्रतियोगी उत्पादों का मूल्य नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता एवं अन्य लक्षणों को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, तो उसकी उत्पादकता की कितना यूजेस उसका, उसके अलावा उसकी क्वालिटी, जो क्वालिटी अगर आप अच्छी दे रहे हो तो ग्राहक आपसे ही खरीदेगा, भले ही आपके मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हो। ठीक है, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट या कपड़ा या जो भी आप माल बेच रहे हो उसमें क्वालिटी अगर गुणवत्ता आप बनाए रखे हो तो जो ग्राहक है वो आपसे ही आके वो प्रोडक्ट परचेज करेगा। फिर है सरकार एवं नियम कानून। तो कुछ सरकार के भी नियम और कानून होते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत निर्धारण को निर्धारित करने वाले तत्वों में सरकार एवं कानूनी नियम भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम क्या है, सिर्फ फिक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन करना ही जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स में कर लिया, उसमें कुछ सरकार की भी एक्साइज ड्यूटी या नियम रखते हैं। तो मूल्य निर्धारण में अनुचित व्यवहार के विरुद्ध जनसाधारण के हितों की रक्षा के
लिए सरकार हस्तक्षेप कर वस्तुओं और मूल्यों का नियमन करती, कि क्वालिटी या क्वांटिटी में, उसके लिए कई सारे एक्ट बनाए हुए हैं सरकार ने हमारे, कि मेजरमेंट एक्ट बनाया है कि जिसमें जनहित को कोई, जो हमारी जनरल पब्लिक है उसके इंटरेस्ट में रह के उसको कोई नुकसान ना हो, उस हिसाब से नियम बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार किसी भी उत्पाद को सरकार आवश्यक वस्तु घोषित कर उसके मूल्य का नियम कर सकती। तो मेजरमेंट एक एक्ट बना है, कई सारे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बने हैं सरकार के, जिसमें सरकार फिक्स करती है कीमतों को या प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को, जिसमें हस्तक्षेप इसलिए करती है बीच में कि पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, उनके हितों का नुकसान ना हो। तो इसी वजह से सरकारी नियम या कानून बनाए गए हैं। फिफ्थ है मूल्य निर्धारण का उद्देश्य। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव प्राइस फिक्सेशन का? तो मूल्य निर्धारण के उद्देश्य में वस्तु या सेवा की कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाला प्रमुख तंत्र क्या है? क्या हमने इसके पीछे स्ट्रेटेजी रखी है प्राइस फिक्सेशन के लिए? यदि फर्म फैसला लेती है कि अल्प अवधि में अधिक लाभ कमाया जाए, ठीक है, कम समय में, अल्प अवधि मतलब कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो ये अपने उत्पादों का अधिकतम मूल्य लेगी, ठीक है, कि उसने ऐसा किसी भी फर्म में ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया वो कम अवधि के लिए चले, मतलब उसका ड्यूरेशन 1 या 2 साल के लिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसका मूल्य लेगी, मतलब प्राइस उसका ज्यादा रखेगी। लेकिन ये चाहती कि दीर्घ अवधि, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रही है तो अधिकतम कुल लाभ प्राप्त किए जाए तो वह प्रति इकाई कम मूल्य रखेगी, ठीक है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए तो पर यूनिट उसकी जो कॉस्ट होगी वो घट जाएगी, जिससे कि ये बाजार में बड़े भाव पर कब्जा कर सके और वृद्धि हुई बिक्री द्वारा अधिक लाभ कमा सके। तो जो पर यूनिट लॉन्ग टर्म के लिए हम जो पर यूनिट इकाई लेंगे, पर यूनिट लेंगे, वो क्या है कि वो अगर हम कम कर देंगे तो हम क्या है, मार्केट में एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के रूप में उभर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं मार्केट में और बढ़ी हुई बिक्री द्वारा अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो लोग हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे वो चीज खरीदने के लिए, उससे हमारी बिक्री भी कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मूल्य निर्धारण का यही उद्देश्य है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, अल्प अवधि के लिए है, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसका प्राइस कवर करना चाहिए, प्रॉफिट कम है, और दूर के लिए तो पर यूनिट इकाई कम होगी जिसमें उसकी बिक्री ज्यादा हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फोर्थ क्वेश्चन है उत्पादों के भौतिक वितरण में शामिल प्रमुख गतिविधियों की व्याख्या करें, ठीक है। तो जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी वो बताना है हमें। तो वस्तुओं के भौतिक वितरण में सम्मिलित महत्वपूर्ण क्रियाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है, यही होगी। सबसे पहले है आदेश का प्रक्रियाकरण। तो उत्पाद का प्रवाह वितरण के विभिन्न माध्यमों से ग्राहक की ओर होता है, ठीक है। तो जो उत्पाद होता है वो कहाँ जाता है? ग्राहक की ओर ही जाता है, जबकि आदेश इससे विपरीत दिशा में चलता है। जो ऑर्डर्स होते हैं, उत्पाद जाएगा कंज्यूमर की, क्योंकि मांग वहीं से होती है, बल्कि ऑर्डर्स जो होते हैं वो विपरीत, मतलब कोई भी नियम या कानून या ऑर्डर्स आ रहे हैं वो विपरीत दिशा में चलते हैं। उत्पादक से एक अच्छी वितरण प्रणाली वह मानी जाती है जिसमें आदेश की पूर्ति सही एवं शीघ्र होती। जैसे ही ऑर्डर्स कंप्लीट, जितने फास्ट आप उसको ऑर्डर्स इनटेक कर रहे हो या जिस अनुरूप आप आदेश चला रहे हो या उसकी पूर्ति करो, जो भी ऑर्डर्स आए, सरकार के नियम है या कोई कानून है या जो भी चीजें, तो उसकी अगर पूर्ति शीघ्र होती है। ऐसा नहीं होने पर वस्तुएं ग्राहकों के पास देर तक पहुंचा, कोई नियम कानून ही नहीं मान रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो क्या है, आपके कस्टमर को भी इफेक्ट पड़ेगा और उस तक जो वस्तुएं पहुंच रही है उसमें भी देरी होगी या गलत पहुंचेगी। इससे ग्राहक असंतुष्ट होगा और इससे व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें क्या है, आदेश का जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं उसका प्रक्रियाकरण सुनिश्चित तौर पे करना, जिसमें कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने में कोई भी देरी नहीं हो। दूसरा है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। इसको क्या बोलते हैं? तो जब माल और सुविधाओं को पैक करके हम एक भंडारण तक पहुंचा रहे हैं। तो परिवहन भौतिक वितरण में सम्मिलित की जाने वाली एक प्रमुख क्रिया है। अब ये मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन में परिवहन का बहुत महत्व हो गया है। परिवहन वस्तु एवं सेवाएं माल को उत्पादन बिंदु से बिक्री तक ले जाने का माध्यम है, ठीक है। जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज पैक की हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। यह वस्तुओं के भौतिक वितरण के प्रमुख तत्वों में से एक है। ये मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब भौतिक तत्व है, क्योंकि आजकल भी हम देखते हैं बहुत सारी ई कॉमर्स साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं तो वो एक स्थान पे होती नहीं है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन के, इसलिए हमारे पास कई सारे डेज लग जाते हैं, 5-6 दिन का मिनिमम टाइम रहता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम इतना आजकल फास्ट है ट्रांसपोर्टेशन का कि एक जगह से एक उत्पाद को दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए जो समय लग रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वस्तुओं के भौतिक रूप में उपलब्ध कराए बिना बिक्री कार्य पूरा नहीं होता। तो जब तक आपके डोर स्टेप पे या नियरेस्ट शोरूम पे वो चीज नहीं पहुंच रही है, तब तक जो हमारा वितरण का काम है वो अधूरा माना जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन, एक जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, वो एक प्रमुख भूमिका निभाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भंडारण, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज, जिसमें हम गोडाउन वगैरह में स्टोरेज करते हैं। तो भंडारण वस्तुओं को संग्रहण एवं वर्गों में विभक्त करने का कार्य है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स एक तरीके से इकट्ठा करके उनको स्टोर करके रख रहे हैं, जिससे समय उपयोगिता का सृजन होता है। अब भंडारण इसलिए करते हैं कि कोई भी विशेष प्रोडक्ट की मांग उठी तो वो नियरेस्ट स्टोर से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, भंडारण का प्रमुख उद्देश्य वस्तुओं को उचित स्थान पर एवं उनके संग्रहण की व्यवस्था करना है। हम क्या कर रहे हैं, भंडारण के माध्यम से ये उद्देश्य है कि हम सही स्थान पे सही चीज को पहुंचा रहे हैं, कि कहीं शॉर्टेज हो रहा है तो वहां से हम भंडारण के द्वारा उस चीज को मंगा ले रहे हैं। क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन के समय में अंतर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ड्यूरेशन में जब वो चीज बनी और जब वो स्टोर तक पहुंची उसमें कई तरह का गैप हो सकता है। इसीलिए भंडारण की आवश्यकता होती है। अपने ग्राहकों की सेवा के संबंध में किसी फर्म की कार्यकुशलता इस पर निर्भर करती है कि भंडारण गृह कहाँ स्थित है तथा वस्तुओं की सुपुर्दगी किस स्थान पर करनी है। अब कोई भी फर्म की सक्सेसफुल इस बात पे है कि अगर अचानक से मांग उठी तो उसका जो स्टोरेज प्लेस है या भंडारण वो कितना नियरेस्ट है, जहां से वो जो शॉर्टेज उठी है, मांग उठी, उसको पूरा करवा सके। ठीक है, तो वस्तुओं की सुपुर्दगी स्थान पे करवा सके, सही स्थान पे सही चीज को रखना, उसको हम भंडारण बोल रहे हैं। सामान्यतः किसी संस्था के जितने अधिक भंडार गृह होंगे, ग्राहकों के पास विभिन्न स्थानों पर माल पहुंचाना उतना ही कम समय लगेगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि किसी भी संस्थान के, कि जैसे अमेजोन के हैं, अमेजोन से आपने कोई भी चीज की, उसके बहुत सारे नियरेस्ट, यहाँ भोपाल में उपलब्ध है तो इंदौर में उपलब्ध हो गया, या नियरेस्ट अगर उसके स्टोरेज है तो उतने कम शॉर्ट समय पे वो चीज बेहतर तरीके से कस्टमर के पास उपलब्ध हो सकती है। तो लेकिन भंडारण की उतनी ही लागत बढ़ जाएगी, और भंडार गृह यदि कम संख्या में होंगे तो इसके विपरीत होगा। ठीक है, अगर ज्यादा है तो ठीक है, आप शॉर्ट टाइम पे चीजें अवेलेबल करवा पाओगे, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कम है तो उसके विपरीत होगा, समय और सेटिस्फेक्शन की जो कस्टमर की वो बर्बादी होगी। अतः व्यावसायिक संस्था को भंडारण की लागत तथा ग्राहक की सेवा स्तर में संतुलन रखना होगा। तो जो ना तो ज्यादा हो, ना तो कमी हो, ना हो ज्यादा हो कि कॉस्ट बढ़ जाए या कस्टमर का समय बर्बाद हो, तो इसके बीच में बैलेंस बना के हमें चलना होगा। नेक्स्ट है संग्रहित माल पर नियंत्रण। अब जो माल है उसमें कंट्रोल करना है। तो भंडारण संबंधित निर्णय से स्टॉक में रखे माल के संबंध में निर्णय जुड़ा होता है, जो कई निर्माताओं की सफलता की कुंजी है कि आपका स्टॉक कैसा है, इन स्टॉक है, आउट स्टॉक है। जब भी जरूरत पड़ रही है तो आप, अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो स्टॉक मतलब माल मंगवा लो। तो ये संबंधित जो भी डिसीजन है भंडारण से लेके वो उसमें रहता है, विशेषकर उन मामलों में जिनमें प्रति इकाई लागत बहुत ऊंची है। ठीक है, बहुत हाई लेवल पे उनका प्रोडक्शन है और जो प्रति लगाई जो उनकी इकाई है वो ऊंची है, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें भंडारण करा सको। स्टॉक में रखे माल के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय इस संबंध में लेना है कि इसका स्तर क्या हो। ठीक है, किस स्तर की आपकी इकाई की, किस पैमाने का आपका बिजनेस है, मध्यम है, लेवल है, निचला है या ऊंचे स्तर का है, तो उस हिसाब से आप स्टॉक अपना अपडेट रखो। जितनी अधिक मात्रा स्टॉक में रखे माल की होगी उतनी ही अच्छी सेवा ग्राहक कर पाएंगे। ठीक है, जब जितना नियरेस्ट आपका भंडारण या स्टोरेज होगा उतनी जल्दी आप स्टॉक अप करवा पाओगे, जब भी डेफिशिएंसी हो उतनी ही जल्दी आप कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाओगे। तो लेकिन माल को स्टॉक में रखने की लागत एवं ग्राहक सेवा में संतुलन बनाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें क्या डिसीजन लेना है कि माल को स्टॉक में, कि जब भी डेफिशिएंसी हो तो आपने नियरेस्ट स्टोर से ऑर्डर कर दिया, और लेकिन जब माल आ गया तो हो सकता है ग्राहक मांग करके चला गया, तो इसके बीच में आपको बैलेंस बना के रखना है कि उसकी स्टॉक की मात्रा और ग्राहक की क्वांटिटी में आपको बैलेंस बना के चलना होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चला, हमारा 5th क्वेश्चन है, विज्ञापन और व्यक्तिगत बिक्री के बीच अंतर करें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेल्स के बीच में हमें डिफरेंस करना है। तो विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय में अंतर निम्न प्रकार से किया है। सबसे पहले स्वरूप, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। विज्ञापन संप्रेषण का अभिव्यक्त स्वरूप है। ठीक है, संप्रेषण मतलब विज्ञापन में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अभिव्यक्त स्वरूप है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय संप्रेषण का व्यक्तिगत स्वरूप है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पर्सनल तौर पे नहीं हो रहा है। ठीक है, विज्ञापन में पर्सनली नहीं हो रहा है, जबकि व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत तौर से हो रहा है।
दूसरा देख रहे हैं, ध्यान में रखना, पॉइंट टू बी नोटिस। विज्ञापन में बाजार के किसी भाग में सभी ग्राहकों को समान संदेश भेजा जाता है। ठीक है, तो विज्ञापन कर रहे हैं तो किसी भी यूनिट की जो उनकी एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन टीम होगी उनको एक तरीके से मैसेज भेजेंगे। जबकि व्यक्तिगत विक्रय में ग्राहक की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बातचीत का ढांचा बनाया जाता है कि जो कस्टमर की क्या बैकग्राउंड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बजट है, उस अनुरूप हम वो ढांचा बनाएंगे और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जबकि यहाँ पे हम एक जैसा मैसेज सबको, क्योंकि ग्राहक यहाँ सेम ही लेवल के होते हैं, तो एक होर्डिंग लगा रहे हैं तो वो मैसेज सारी ही जनता को एक समान जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आवश्यकताओं, उसकी पृष्ठभूमि की, कार किसी को खरीदनी है तो 10 लाख के ऊपर का उसका बजट है, तो उसकी पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं के अनुसार हम वो चीज देखेंगे। फिर है व्यय। व्यय मतलब कॉस्ट आपकी। तो विज्ञापन में प्रतिलक्षित व्यक्ति व्यय बहुत कम होता है। ठीक है, विज्ञापन ऐसा है कि संदेश बहुत सारे लोगों को जा रहा है तो इसमें कॉस्ट क्या होता है, बहुत कम इंक्लूड होता है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय में प्रति व्यक्ति लागत अधिक होती है, इसमें पर पर्सन कॉस्ट बहुत है। पर पर्सन कॉस्ट जो होता है हमारा व्यक्तिगत विक्रय में वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, जबकि इसमें विज्ञापन में प्रतिलक्षित व्यय जो कॉस्ट होती है वो हमारी बहुत कम होती है, क्योंकि समान संदेश जो है एक समान सबको जा रहा होता है। ठीक है, फिर उपयोगिता, यूजेस। विज्ञापन संस्था के उत्पादों में ग्राहकों की रुचि पैदा करने में अधिक उपयोगी है। विज्ञापन क्या है, एक जैसा मैसेज सारे कस्टमर को दे रहा है तो बहुत सारे जो अटेंशन उसको मिल रहे हैं, तो बहुत सारे कस्टमर्स को मिल रहे हैं। आपने होल्डिंग में लगा दिया, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, या आप कोई आउटलेट छपवा के दे रहे हो, तो इसमें मैसेज बहुत सारे कस्टमर्स को जा रहा है तो रुचि भी कस्टमर्स की बढ़ रही है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय की निर्णय लेते समय महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब एक जो सेल्स पर्सन होता है या डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहा है तो उसको मतलब कस्टमर को रिझाना होता है, उसको सेटिस्फाइड करना रहता है, उसको अट्रैक्ट करना रहता है कि बहुत सारी डिटेलिंग बता के भी कभी कस्टमर नहीं खरीदता है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है उपयोगिता की, कि यूजेस बताना पड़ता है सेल्स पर्सन को, जबकि विज्ञापन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लोच। ठीक है, विज्ञापन बेलोच होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि संदेश को क्रेता की आवश्यकताएं नहीं ढाला जा सकता। ठीक है, विज्ञापन जैसे अभी कोई सर्फ का या एड का, सर्फ एक्सेल का कोई एडवर्टाइजमेंट है, वो एक तरीके से जाएगा कि ये वॉशिंग पाउडर है, तो जो भी उसके यूजर्स होंगे कस्टमर वो अपने आप आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, बेलोच होता है, इसमें ज्यादा रिझाना नहीं होता है हमें कस्टमर को। जबकि व्यक्तिगत विक्रय बहुत अधिक लोचपूर्ण होता है, इसमें बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कभी भी चेंजिंग की जिसकी नेचर होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि इसमें संदेश को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कभी भी आपको कंडीशन अनुसार आप बदल रहे हो। यहाँ बेलोच होगा जबकि यहाँ पे लोचपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं पहुंच। ठीक है, तो विज्ञापन की जनसाधारण तक पहुंच होती, क्योंकि एक ही संदेश आप कई जनता को दे रहे हो तो बहुत सारे जो क्वांटिटी होती है पीपल की, जो मैसेज पहुंच रहा है वो बहुत ज्यादा होती है, अर्थात इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप एक ही मैसेज किसी भी आउटलेट के द्वारा या सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स के द्वारा दे रहा है तो एक ही समान मैसेज सारी जनता तक जाएगा, तो इसमें पहुंच, एक्सेस जो है जनरल पब्लिक को वो बहुत है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय में समय एवं लागत के कारण सीमित लोगों तक ही संपर्क साधा जा सकता है, पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हम इसमें पृष्ठभूमि देखते हैं जो कस्टमर की, तो हम बहुत सीमित होता है, कॉस्ट इसमें ज्यादा लगती है, टाइम ज्यादा लगता है, तो इसमें ये इस तरीके से डिफर करता है। 7th समय। विज्ञापन में बाजार तक पहुंचने में कम समय लगता है। आप कोई एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए टीवी पे एड के थ्रू, तो वो बहुत सारे लोगों को पहुंच जाएगा। आजकल तो मोबाइल गेम्स में भी उसके बीच में भी एड्स आने लगे हैं, तो इसका समय जो होता है रीच होती है जनरल पब्लिक तक वो कम होती है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय में बाजार के लिए बहुत समय लग जाता है। तो आप डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्समैन को अपॉइंट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट की व्याख्या कर रहे हैं, तो उसमें ये समय कंज्यूमिंग, इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये लास्ट है माध्यम। तो विज्ञापन में जनसाधारण समाचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आदि हो सकती है। माध्यम क्या, मीडियम क्या है कि आप कैसे अपना विज्ञापन कर रहे हो। तो क्या क्या है हमारे पास आजकल, तो सोशल मीडिया भी आ गया है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, टेलीविजन में आते हैं, रेडियो में आप समाचार सुन रहे हैं, या
पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, आउटलेट पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं कि ये किस चीज का प्रोडक्ट है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय में विक्रय कर्मचारियों को रखा जाता है जिनकी पहुंच सीमित होती है एवं पत्रिकाओं को अपनाया जाता है। तो जो हम सेल्स पर्सन रखते हैं उनकी क्या है, लिमिटेड कस्टमर्स तक अप्रोच है, वो ज्यादा लाभ ही नहीं पाते। अगर उनको टारगेट्स में दे दिया जाए तब भी वो हार्डली कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर अपनी नीड सेटिस्फेक्शन के हिसाब से खरीदता है। तो ये थे इसमें बेसिक डिफरेंसेस कि विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में क्या हमने डिफरेंस है, तो वो हमने 8 पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार देख लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में लिख के बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।